नमस्कार बच्चों, आइए शुरू करते हैं 11.2 का तीसरा सवाल और इसके आगे के सवाल। तो 2 तक प्रश्न अपने कल वाली वीडियो में कर चुके हैं। तो अब देखते हैं कि तीसरा सवाल जो है वो क्या कह रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे एक ये चित्र बना हुआ है, तो आपको ये कहा है कि ओ ए, ओ बी और ओ सी पर देखो बच्चों, ओ ए पर एल है और ओ बी पर एम है और ओ सी पर एन बिंदु इस प्रकार से हैं कि ये जो आपको दे रखा है ना कि एल एम जो है, तो बच्चों ये जो एल एम है यानी ये एल एम ये ए बी के समांतर है, ठीक है। और एम एन जो है ना ये वाला वो बी सी के समांतर है। तो ये जो है वो इसके समांतर, आप इस प्रकार एरो लगा दें ताकि ये दिखाई दे कि ये समांतर है। तो बच्चों हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो एल एन है वो ए सी के समांतर होगा। तो ये बात हमें सिद्ध करनी है। तो हम इसको आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय की सहायता से हल करेंगे और इसमें दोनों प्रमेयों का प्रयोग जाएगा, पहले आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय और फिर उसके बाद उसकी विलोम प्रमेय। तो देखें किस प्रकार से। तो पहले बच्चों अपने जो दे रखी चीज़ों उनसे शुरू करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें एल एम को ए बी के समांतर दिया है। तो चूंकि एल एम जो है वो समांतर है ए बी के, ये हमें दिया हुआ है। तो आप ये देखें कि एल एम ए बी के समांतर है, तो ये कौन से त्रिभुज में बनते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये त्रिभुज ए बी ओ में बनते, ए बी ओ त्रिभुज ले सकते हैं बच्चों। तो ओ ए पर एल है और ओ बी पर एम है, तो इस प्रकार से इसके जो अंतःखंड है वो समानुपाती होंगे। तो अपने ले सकते हैं कि अतः त्रिभुज ओ ए बी में, अतः त्रिभुज ओ ए बी में अपने क्या लगा सकते हैं, क्योंकि एक खंड ये समांतर है। तो आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से ये खंड समानुपाती हो जाएंगे। तो पहले बताएंगे ओ एल बटे एल ए, यानी ओ एल बटे एल ए बराबर हो जाएगा जो एम के द्वारा अंतःखंड बनते हैं ओ एम बटे एम बी, ओ एम बटे एम बी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका पहला परिणाम आ गया। एक बार आप इसको नाम दे दें 1, ठीक है। अब इसी प्रकार से हमें एम एन जो है वो बी सी के समांतर दिया हुआ है। तो चूंकि एम एन जो है वो किसके समांतर दिया हुआ है, बी सी के समांतर दिया हुआ है। अतः बच्चों हम कौन सा त्रिभुज ले सकते हैं, अतः त्रिभुज आप देख सकते हैं कि ये बनेगा ओ बी सी में है ये, क्योंकि बी सी भुजा जो है ओ बी सी त्रिभुज और एम एन इसके अंदर है। ओ बी और ओ सी भुजाओं पर एम और एन स्थित है। तो ये त्रिभुज बन गया ओ बी सी, त्रिभुज ओ बी सी में आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से एम से खंड समानुपाती होंगे। तो वो खंड समानुपाती होंगे ओ बी बटे एम बी, ओ बी बटे क्या आएगा एम बी बराबर होगा ओ एन बटे एन सी, ठीक है, ये हो गया। तो ये इस प्रकार से आपके पास आ गया ये दूसरा परिणाम। अब आप यदि गौर से देखें तो बच्चों परिणाम जो आपका 1 और 2 है, इसमें ये देख सकते हैं कि ये जो भाग है इतना, ये वाला ओ एम बटे एम बी यहाँ भी है, ओ एम बटे एम बी यहाँ भी है। तो ये चूंकि इनकी ये पक्ष बराबर हैं, तो फिर इनके बाकी पक्ष भी क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ओ एम बटे एम बी इधर इसके बराबर है, इधर ये इसके बराबर है। तो आप लिख सकते हैं कि परिणाम 1 और 2 की सहायता से परिणाम 1 व 2 की
सहायता से क्या आएगा, OL बटे LA, ये आएगा OL बटे LA बराबर आएगा ON बटे NC, ON बटे NC। तो यहाँ पर आप देखो कि OL बटे LA बराबर हो गया ON बटे NC। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि अर्थात ये कौन से बिंदुओं के द्वारा, अर्थात L और N बिंदुओं द्वारा, अर्थात L व N बिंदुओं द्वारा त्रिभुज OAC में, त्रिभुज OAC में अंतःखंड समानुपाती है, अंतःखंड समानुपाती है। तो जब अंतःखंड समानुपाती हो जाते हैं, अंतःखंड समानुपाती है, अतः इन बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड ये जो हो जाएगा बच्चों, ये वाला, वो इसके क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। अतः आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के विलोम से, अतः आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के विलोम से, क्योंकि यहाँ पर जब समांतर हम सिद्ध कर रहे हैं तो विलोम का प्रयोग करेंगे। विलोम से क्या हो गया, जो LN है बच्चों वो किसके समांतर हो गया, LN समांतर हो गया AC के, और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो ये तीसरा सवाल होता है। आप चलते हैं चौथे प्रश्न पर। तो ये चौथे प्रश्न में बच्चों आप देख रहे हैं कि त्रिभुज ABC जो आपको दे रखा है, इसमें आपको ये कहा है कि AB पर एक बिंदु D है और AC पर E बिंदु वो इस प्रकार से है कि ये जो DB है, ठीक है, ये वो BD खंड है, ये इतना, ये EC के बराबर है। तो ये मैंने ये निशान लगाए, बराबर खंड है, और साथ में कोण B बराबर कोण C है। तो आपको ये सिद्ध करना है कि DE BC के समांतर होगा। तो देखो हम इसको किस प्रकार से करते हैं। पहले जो हमें दे रखे हैं तथ्य, उनके आधार पर अपने लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में आपके पास क्या है, चूंकि कोण B बराबर कोण C है, तो बच्चों जब त्रिभुज की दो कोण बराबर होते हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी समान होगी। तो कोण B और कोण C बराबर है, अतः इनकी सम्मुख भुजाएं भी समान होगी, भुजाएं भी समान है। ठीक है, जब कोण बराबर होते हैं उनकी सम्मुख भुजाएं भी क्या होती है, समान होती है। तो आप देख सकते हैं कि AB जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, पूरी AB भुजा जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, AC के बराबर हो जाएगी, क्योंकि कोण C के सामने की भुजा जो है AB है, B के सामने की AC है। तो जब दोनों भुजाएं बराबर हो गई तो आप इसको AB को बच्चों दो खंडों के समान लिख सकते हैं। आप इसको तो AD प्लस DB लिख सकते हैं इसको। तो हम लिख सकते हैं इसको, AB को लिख सकते हैं AD प्लस BD। इसी प्रकार आप गौर से देखें कि AC जो यहाँ से यहाँ तक है, ये AE प्लस EC के समान है। तो ये है AE प्लस EC के योग के बराबर है। ठीक है, अब आपको ये दे रखा है कि चूंकि BD किसके बराबर दे रखा है बच्चों, EC के बराबर दे रखा है। ठीक है, EC के बराबर दे रखा है। ये परिणाम एक जो है वो दिया हुआ है आपको, ये चूंकि दिया हुआ है, तो हम BD की जो है वो EC के बराबर है, इसलिए ये कैंसिल हो जाएंगे। इसलिए क्या आ जाएगा, AD बराबर EC आ जाएगा, AE आ जाएगा। तो इस प्रकार से AD बराबर क्या आ गया, अतः AD बराबर आ गया AE। ठीक है, तो ये परिणाम आ गया आपके पास 2। अब परिणाम 2 में 1 का भाग दे दें आप। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि
परिणाम 2 में 1 का भाग देने पर आप देखेंगे कि लेफ्ट में लेफ्ट का भाग लग जाएगा तो AD बटे हो जाएगा BD, तो ये हो गया AD बटे BD, और यहाँ हो गया AE बटे EC। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखो कि AD बटे BD बराबर आ गया AE बटे EC। तो ये अंतःखंड समानुपाती है, अर्थात अंतःखंड समानुपाती है। ठीक है, और जब अंतःखंड समानुपाती होते हैं तो हम कौन सी प्रमेय लेते हैं? आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के विलोम से, तो इनके जो इन बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो तीसरी भुजा यानी DE जो हो जाएगा, क्योंकि D और E के द्वारा तो DE BC के समांतर हो जाएगा, तो DE समांतर हो गया BC। बस यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, यानी इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था। तो आप इस प्रकार से चौथा सवाल, फिर अब हम चलते हैं 5वें सवाल पर। तो 5वें सवाल है बच्चों, आपको जो ये चित्र बना हुआ है इसमें ये कहा है कि ये जो DE है, ये जो DE हमें दिखाई दे रहा है रेखाखंड, ये DE BC के समांतर है। आप ये एरो से समझा करेंगे ये इसके समांतर है, तो आप देखेंगे कि ये जो त्रिभुज ABC में है तो इसके अंतःखंड समानुपाती हो जाएंगे। और फिर आपको ये कहा है कि ये जो EF है, ये जो EF है, इसको मैं डबल तीर लगा देता हूँ, ये किसके समांतर है? ये इसके समांतर है। तो हम इस प्रकार से इस त्रिभुज का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको बच्चों सिद्ध ये करना है कि AD² बराबर AB गुणा AF। तो ये सवाल आपको देखने में थोड़ा सा जटिल लगता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय की सहायता से इसको बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं। तो हम पहले देखेंगे कि त्रिभुज ABC में, यानी आप त्रिभुज ABC से शुरू करें, ABC में आपको ये दे रखा है कि DE जो है BC के समांतर है। तो DE समांतर दिया हुआ है आपको BC के, तो आप देखोगे D के द्वारा खंड कौन से बन गए? AD और DB। तो ये किसके? E के द्वारा बने खंडों के समानुपाती हो जाएंगे, तो AE बटे EC हो जाएगा। तो हम ये परिणाम ले सकते हैं किससे? आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से। आधारभूत आनुपातिक, क्योंकि ये समांतर है तो आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से ये क्या हो जाएगा? AD बटे DB, यानी AD बटे DB किसके बराबर हो गया? AE बटे EC हो गया। तो ये तो बार बार लिए बच्चों, आपको ये जो आपको थोड़ा ध्यान में आ जाना चाहिए। तो ये आपका परिणाम आ गया 1। अब हम लेते हैं त्रिभुज, देखो आप ADC में, तो त्रिभुज ADC में आप देख सकते हैं कौन किसके समांतर दिया हुआ है आपको? जो CD है वो EF के समांतर दिया हुआ है। CD समांतर दिया हुआ है EF के। तो आप यहाँ देखेंगे तो ये CD है और ये EF है, दोनों समांतर है। तो फिर इसमें भी आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के द्वारा आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से कौन किसके समांतर हो गया? ये कौन से खंड समानुपाती हो जाएंगे बच्चों? तो वो हो जाएंगे AF बटे FD, यानी AF बटे FD जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? AE बटे EC। AE बटे EC के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो दूसरा परिणाम आ गया। तो आप इन दोनों परिणामों में क्या देख रहे हैं कि इनकी जो है वो राइट हैंड साइड देखो, AE बटे EC, ये भी AE बटे EC, तो इनकी राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड भी बराबर होगी। तो आप ये लिख सकते हैं कि परिणाम 1 और 2 से, परिणाम 1 व 2 से क्या हो जाएगा?
ए डी बटे डी बी, यानी इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर ए डी बटे डी बी किसके बराबर हो जाएगा, ए एफ बटे एफ डी के बराबर हो जाएगा, ए एफ बटे एफ डी के बराबर हो जाएगा। अब बच्चों हमें क्या है कि कुछ खंडों को यहाँ पर जो है वो सिद्ध करना, उसमें आप ये देखेंगे कि देखो ए डी यहाँ पर ए डी ये चाहिए हमें क्या है कि एक तो नहीं चाहिए एफ डी और एक ये नहीं चाहिए डी बी। तो हम क्या करेंगे, इनको रिप्लेस करेंगे। तो हम गौर से देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये बच्चों ए बी जो है वो ए डी प्लस डी बी के योग के बराबर है। तो चूंकि आप देख सकते हैं कि ए बी जो है वो ए डी प्लस डी बी के योग के बराबर है, ठीक है। तो आप यहाँ से डी बी लेना चाहें तो इस ए डी को इधर ले आए आप, तो ये बन जाएगा आपके पास ए बी माइनस ए डी बराबर में क्या बचेगा, डी बी। तो एक मान जो हम ये रख सकते हैं, तो इसको हम तीसरा समीकरण नाम दे देते हैं, ठीक है। और फिर हम दूसरी चीज ले सकते हैं, क्योंकि एफ डी को भी हमें रिप्लेस करना है। तो हम देख सकते हैं कि ए एफ प्लस एफ डी बच्चों ए डी के बराबर होगी। तो आप देख सकते हैं कि ए एफ प्लस एफ डी जो है वो किसके बराबर होगी, ए डी के बराबर होगी। तो यहाँ चूंकि हमें एफ डी नहीं चाहिए तो हम एफ डी को यहाँ से बराबर में ले लेते हैं इसके। तो एफ डी बराबर हो जाएगा ए डी माइनस ए एफ। तो ये आपका परिणाम नंबर आ गया 4। अब आप क्या करें, ये दोनों जो है सावधानी से आप इसके अंदर मान रख देंगे। यानी आप क्या करें, ये जो आपके पास डी बी है और ये जो एफ डी है वो हम इस परिणाम इसके अंदर रख देते हैं, ठीक है। तो ये जो समीकरण आपकी बनी है इसके अंदर रख देते हैं। तो इसमें जो अपने इसको नाम नहीं दिया, चलो मैं इसको कोई नाम बीच में दूसरा नाम देता हूँ। मैं ऐसे करता हूँ कि इस समीकरण को जो अपने 4 कर देते हैं, ठीक है बच्चों। ये 4 समीकरण कर देते हैं, इसको कर देते हैं 3 और इसको अपने रखते हैं 5, ठीक है। ये यहाँ से मैं काट के ले देता हूँ 5 समीकरण, ठीक है। तो अब 4 और 5 का जो मान है बच्चों, ये 4 है आपके पास, इस 4 और 5 का जो मान है वो इसमें रख दो, 3 में रख दो। तो इसको अपने कह सकते हैं कि डी बी और एफ डी के मान, ठीक है। तो ये मान जो है वो समीकरण कौन सी में रख दो, तो डी बी व एफ डी के मान समीकरण 3 में रखने पर आप फिर सरल करेंगे इसको थोड़ा सा, तो ये आसानी से हो जाएगा। तो देखो आपके पास ए डी है तो ए डी को ए डी रहने दो, तो ए डी बटे बच्चों डी बी की जगह क्या रख दो, आप गौर से देखिए कि डी बी की जगह रख देते हैं ए बी माइनस ए डी, ए बी माइनस ए डी। और फिर आप जो है वो यहाँ रख दीजिए एफ डी की जगह ए एफ को रखना है, आपको ज्यों का त्यों रखना है ए एफ को। तो ए एफ डी की बच्चा आप यहाँ गौर से देख रहे हैं कि एफ डी ए डी माइनस ए एफ, ए डी माइनस ए एफ, ठीक है। अब आप इसको क्या कर दीजिए, तिरछा गुणा कर दीजिए आप, ठीक है। इस प्रकार से आप तिरछा इसको गुणा कर दीजिए। तिरछा गुणा करेंगे तो ये इधर गुणा हो जाएगा, ये इधर गुणा हो जाएगा। तो अपने क्या करते हैं कि ये जो है इसको इधर गुणा कर देते हैं। तो ए डी जो है बच्चों किससे गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डी माइनस ए एफ से। और ये जो ए एफ है वो इससे गुणा हो जाएगा, तो बराबर में ए एफ वाला जो खंड है वो किससे गुणा हो जाएगा, ए बी माइनस ए डी से, ए बी माइनस ए डी से। और अब आप क्या करें, ब्रैकेट खोल दें तो ये अंदर गुणा हो जाएंगे। देखो ए डी गुणा होकर के आपके पास क्या आ गया, ए डी स्क्वायर, और माइनस में ये हो गया ए डी माइनस ए डी और ए एफ। तो ए डी गुणा क्या आ गया, ए एफ। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास ए बी गुणा ए एफ, ठीक है, ए बी गुणा ए एफ, ठीक है। और ये बच्चों गुणा करोगे तो ये बनेगा ए डी गुणा ए एफ, माइनस में ए डी गुणा
AF बनेगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं, गौर से देखेंगे आप यदि, तो आप ये पाएंगे कि ये जो खंड है, देखो जब AD गुणा AF और AD गुणा, ये दोनों एक जैसे ही है, तो यहाँ से ये क्योंकि बराबर में है और एक जैसे चिन्ह है, तो ये जो है आपस में यहाँ से कट जाएंगे। ठीक है, ये कट गई तो आपके पास क्या बच गया, AD स्क्वायर बराबर बच गया। देखो AD स्क्वायर बराबर क्या बच गया, AB गुणा AF, और यही आपको सिद्ध करना था। देखो ये यहाँ पर जो सिद्ध करना था ना, ये रहे, तो यही आपको सिद्ध करना था। इस प्रकार से इस सवाल जो है थोड़ा सा आपको मुश्किल लग सकता है, लेकिन आप इसको वीडियो को 2-3 बार, इस सवाल को देखें आप 2-3 बार पलट करके, बैक करके, और गौर से इसको समझने की कोशिश करें। हर चीज़ को आप चित्र में ढूंढें और वहाँ से देखें कौन किसको कहाँ क्यों लिखा जा रहा है। तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि आपको ये सवाल नहीं समझ में आ सकता। ठीक है, अब अपने चलते हैं छठे प्रश्न पर। तो ये हमारे पास छठा प्रश्न है बच्चों। इसमें आपको ये कहा है कि EF जो है, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो EF है, ये वाला, ये EF DC के समांतर है, तो ये इसके समांतर हो गया, और ये AB के समांतर, यानी ये तीनों भुजाएं आपस में क्या है, समांतर है। और फिर अपने इस DB को मिला देते हैं, तो यहाँ पर ये G पर काटता है। तो इस प्रकार से आपके पास दो त्रिभुज बन गए बच्चों, दो त्रिभुज बन गए, एक बन गया ABD और एक बन गया BDC। तो इसमें अपने आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय लगा सकते हैं आसानी से। तो आप यहाँ पर इसी को काम में लेंगे। तो हम चलते हैं इसमें। तो सबसे पहले अपने लेते हैं त्रिभुज ADB में। ठीक है, ADB में लेते हैं। तो त्रिभुज ADB में देखो आपको क्या दिया हुआ है, EG समांतर होगा AB के। ठीक है, EG किसके समांतर होगा, AB के समांतर होगा। क्यों होगा, चूंकि EF किसके समांतर दिया हुआ है, चूंकि EF समांतर दिया हुआ है AB के, इसलिए ये इसका EF का खंड EG है, तो इसके समांतर हो गया। तो अपने इसमें क्या लगा सकते हैं, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से। तो जब खंड समानुपातिक हो जाते हैं, नहीं क्या समांतर होते हैं जी, तो इसके जो खंड है ना, AE बटे ED बन गया BG बटे GD। तो AE बटे ED, यानी आप इस तरफ से शुरू कर रहे हैं तो फिर ये भी इस तरफ से ही शुरू करें, तो ये बन जाएगा BG बटे GD। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहला परिणाम। ठीक, अब आप लें त्रिभुज BGD को, और तो त्रिभुज BGD में, तो BGD में देखो GF किसके समांतर है, GF समांतर है DC के। चूंकि EF किसके समांतर दी हुई है, चूंकि EF समांतर दी हुई है BC के, और EF का ही खंड कौन सा है, EF का खंड है GF। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने इसमें भी आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय लागू कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपने देखें कि ये जो BF बटे FC होगा, यानी BF बटे FC जो होगा वो किसके समांतर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा BG बटे GD के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये खंड समानुपाती हो जाएंगे। तो ये बटे ये बराबर ये बटे ये। तो अब आप देख सकते हैं कि ये पहला दूसरा परिणाम आ गया। तो आप देखें कि इन दोनों परिणामों के अंदर देखो ये इनकी राइट हैंड साइड BG बटे GD BD GD है। तो आप ये कह सकते हैं परिणाम 1 और 2 से इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी समान हो जाएगी, परिणाम 1 व 2 से। तो परिणाम 1 और 2 से आप देखेंगे कि AE बटे क्या आ गया ED, यानी AE बटे ED आपके पास किसके बराबर आ गया, BF बटे FC आ गया, BF बटे FC आ गया। तो देखो ये तो प्रूव ही हो गया। तो इतना ही सवाल था, ये कोई मुश्किल सवाल नहीं है। तो बस इसमें एक रचना करनी थी आपको, ये इसमें इसको मिलाना है BD को। तो आप इतना याद रखें, क्योंकि इसमें जो चित्र दिया हुआ है 3 समांतर रेखाएं दे रखी थी, ये हमने खींची है और यहाँ पर ये G बिंदु हो गया। तो आप इस प्रकार से परीक्षा में इससे कोई ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं आता, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज हमने जो बड़े बड़े ये 3, 4, 5, 6 प्रश्न लिए हैं। इसके नेक्स्ट में कल के वीडियो में बाकी सवाल पूरे करेंगे।
तो बच्चों ये सवाल आप बार बार इनको देखिए और अपने नोटबुक में जो इनको नोट कीजिए। और आप जब भी कोई सवाल पढ़ें तो बच्चों सिर्फ ये पढ़ने से समझ में नहीं आएंगे, सुनने से समझ में नहीं आएंगे। आप सुनने के साथ साथ आप चित्र में देखें कहाँ कौन सा अंतःखंड है, कौन सा खंड है, कौन सी प्रमेय कहाँ समांतर है जब लागू की जा रही है, तो आप ये देख पाएंगे कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल समझ में आएगी। और ये अब देखो हम कहीं से कुछ भी नहीं ला रहे हैं, बस ये सब चित्र में देख देख करके आपको फैक्ट लिखाए जा रहे हैं। तो आप भी देखेंगे तो आपको भी इसमें से देख करके बस पहचानना है कि ये इसके समांतर है, तो ये प्रमेय यूं लग गई है इस प्रकार से। तो फिर आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं, हमें बाहर से कुछ नहीं लाना। आप देख सकते हैं कि सब यही होता है और हमें जो सिद्ध करना होता है वो भी दिया होता है, और सब जो कैसे करेंगे उसके लिए भी देखो आपको चीज़ें दी हुई है। तो आप थोड़ा इनको ऐसे मुश्किल मान के नहीं चलना है, आप इनको आसान मान कर चलें और समझने की कोशिश करेंगे तो ये आपके लिए बहुत विश्वसनीय सवाल है, परीक्षा में धोखा नहीं देने वाले हैं ये। तो ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में अपने करेंगे क्वेश्चन। तो ठीक है, तब तक नमस्कार।